सुप्रभात दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो हमने अपनी पिछली क्लास में शब्द पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शब्द में हमने विकारी शब्द देखा था और मैंने आपको उसमें बताया था कि विकारी शब्द में आपके संज्ञा शब्द भी आते हैं। तो आज हम अपने उसी विकारी शब्द संज्ञा को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। तो क्या है संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए क्या मैंने कहा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को। व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे आपका नाम, हमारा नाम, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आजाद। और वस्तु, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉपी, हमारी ये पुस्तक, ये पेन, टेबल, मेज, कुर्सी, ये सब हमारे क्या है, वस्तु के नाम है। स्थान, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, लाल किला, ताजमहल, ये हमारे किस में आ जाएंगे, स्थान के नाम में। उसके बाद फिर भाव, भाव जैसे जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, जैसे गरीबी, या फिर इसमें अवस्थाएं भी आती हैं हमारे भाव में, जैसे बचपन, बुढ़ापा। तो ये क्या है, हमारे भाव के नाम है। तो आगे देखते हैं। केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव मात्र से ही कोई संज्ञा नहीं होता, बल्कि संज्ञा के लिए नाम या पहचान होना आवश्यक है। अब सिर्फ नाम हो जाने से कोई संज्ञा नहीं हो जाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? संज्ञा के लिए नाम होना चाहिए, मतलब उसकी एक पहचान होनी चाहिए, अपनी उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी अपनी खुद की एक पहचान है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारे देश के पहले क्या थे, ये राष्ट्रपति। तो पुस्तक, पुस्तक की भी अपनी एक पहचान होती है, इसका भी अपना एक आकार होता है। ठीक है, नई दिल्ली, नई दिल्ली नाम से ही हमें एक जगह या स्थान का बोध होता है। नेक्स्ट हमारा है बचपन, बचपन हमारी क्या है, एक अवस्था है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, यदि हम भेद की बात करें तो संज्ञा को हम दो आधारों पर विभाजित कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आइए देखते हैं, हम आपको ये एक साथ दिखाएंगे, एक साथ इसको बताएंगे। पहले देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए मैंने आपको बताया उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने लिखा है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। और यदि हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग के आधार पर इनके जो प्रकार हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 5। अब वो 5 प्रकार में हमारा इसमें 2 और ऐड हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। मतलब पूरा मिला के अगर हम बात करें तो 5 भेद हैं इसके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर एक एक के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए मैंने कहा किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान विशेष। और मैंने एक बात बोली आपसे, क्या यहाँ पर क्या बोला गया बच्चा? विशेष, विशेष का बोध कराने वाली। क्योंकि नाम तो सभी संज्ञा में आ जाएंगे, लेकिन जब लग जाए क्या, विशेष, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आगरा, राम, महाभारत आदि। अब ये अपने आप में विशेष कैसे है? तो आगरा, इसकी जैसा कई और
नहीं है। कहने का मतलब है कि आगरा कहने पे एक ही स्थान आगरा का ही बोध होता है। राम कहने पर राम कहने पर हमारे राम जी का ही बोध हो रहा है, तो इसलिए विशेष है। और महाभारत कहने पर महाभारत पुस्तक की ही बोध होती है, किसी और पुस्तक की बोध नहीं होती है, इसलिए ये अपने आप में क्या है, विशेष है। इसी तरीके से आपका नाम, जैसे यदि आपका नाम होगा राम, श्याम, मोहन, जो भी आपका नाम होगा वो अपने आप में विशेष होगा। अब आप कहोगे मैम यहाँ भी राम नाम आया है, तो बात ये है कि यदि व्यक्ति का नाम है तो हम उसके पिता के नाम से उसको पहचान सकते हैं। हर व्यक्ति को उसके पिता के नाम पर अलग अलग किया जा सकता है। पिता के नाम पर या उसकी जाति के नाम पर हम उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं, अपने आप में वो क्या होता है, विशेष होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए हम आपको यहाँ पर कुछ वाक्य में जैसे बताते हैं। वाक्य में कहने का मतलब जैसे अ, हम ये कह सकते हैं कि मेरा विद्यालय द्वारिका में स्थित है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा विद्यालय द्वारिका में, द्वारिका द्वारिका कहते ही एक विशेष स्थान का बोध हो गया। ये द्वारिका हमने जैसे बोला एक विशेष स्थान का बोध हुआ, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब कुछ शर्तों को देखेंगे और उसको और अच्छे से जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के लिए जो शर्त है वो क्या है, देखिए, व्यक्ति के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मतलब जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मोहन, गीता, नरेंद्र मोदी इत्यादि। अब इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों रखे, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जितने भी नाम हैं वो अपने आप में, तो जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने आप में विशेष हैं। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, तो हर व्यक्ति विशेष है और हम उसे पहचान भी सकते हैं। अगर हमें उन्हें अलग करना, उनकी पहचान को अलग करना है, तो हम उनके पिता के नाम से अलग कर सकते हैं और प्लस उनके अंदर जो भी गुण है हम उस आधार पर उनको अलग कर सकते हैं। दूसरा हमारा है दिन, वर्ष, महीनों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखिए, दिन दिन का कहने का मतलब जैसे चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, हम किसी भी दिन का नाम लेंगे तो वो विशेष हो जाएगा अपने आप में। यदि हमने बोला सप्ताह, तो सप्ताह क्या होगा, वो तो एक समूह का बोध करा देगा कि उसमें सारे दिन आपके आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा सोमवार, सोमवार कहते ही एक विशेष दिन का बोध हो रहा है। वर्ष, वर्ष में आपका जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, सेम वही बात हो गई कि इनको कहने पर एक विशेष महीने का बोध हो रहा है कि हम जनवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम क्या, सॉरी, महीनों में हमारा जनवरी फरवरी, वर्ष में क्या आएगा, जैसे 2001 या 2010, 2005 या 1991। तो वर्ष कहने पर मतलब अगर हम उसे नाम दे देते हैं वर्ष 2005, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, अगर हम दिन बोलते हैं, सिर्फ दिन बोलेंगे, तो दिन कहते ही ये आपका चला जाएगा जातिवाचक में। लेकिन हमने क्या बोला, सोमवार, सोमवार अपने आप में विशेष है। वर्ष कहते ही ये चला जाएगा आपके किस में, जहाँ पर भी ये जातिवाचक है, समूह का बोध करा है, वहाँ चला जाएगा। लेकिन हमने आपसे क्या बोला, वर्ष 2005, तो 2005 कहते ही एक विशेष का बोध हो गया। महीनों के नाम, महीनों के नाम में यदि हम जनवरी फरवरी बोलते हैं तो अपने आप में वो विशेष है। तो इसलिए इनके नाम को भी हम किसमें जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है नदियों, पर्वतों एवं समुद्रों के नाम। अब देखिए, जैसे गंगा, गंगा गंगा के जैसी गंगा के जैसी कोई और नदी नहीं है, तो गंगा हमारी क्या है, अपने आप में विशेष है। या फिर हम यमुना बोल दें, सरस्वती बोल दें, जो भी, सतलुज बोल दें, चेनाब बोल दें, जो भी नदी के नाम लिया अपने आप में वो क्या हो गया, विशेष हो गया। नदी कहने पे वो विशेष नहीं है, लेकिन जैसे हमने उसको नाम दिया वो अपने आप में विशेष हो गया। हिंदू कुश, हिंदू कुश ये अपने आप में विशेष नाम है। ठीक है,
कि ये हिंदू कुश हिमालय की पर्वत की बात हो रही है। ऐसे आपका हिमालय, हिमालय कहने पर एक विशेष पर्वत की बोध हो रही है। वो कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिंद महासागर, महासागर तो बहुत है, लेकिन जैसे हमने नाम दिया हिंद महासागर, एक विशेष का बोध हो रहा है। फिर है काला सागर, काला सागर, सागर तो बहुत है, लेकिन जैसे हमने कहा काला सागर, तो एक विशेष का बोध हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी नदियों, पर्वतों या समुद्रों को हम विशेष नाम देंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्वों एवं त्योहारों के नाम। तो जो राष्ट्रीय पर्व, जैसे राष्ट्रीय पर्व जैसे हमारा 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये विशेष नाम है, तो इसलिए इनको हम व्यक्तिवाचक में ही लेंगे। फिर पर्व, पर्व का मतलब आपके जो तीज त्योहार वगैरह पड़ते हैं, अगर वो विशेष मतलब हमने उनको नाम दे दिया, जैसे होली, दशहरा, दिवाली, तो ये अपने आप में क्या हो गए? विशेष हो गए। इसलिए ये भी किस में आएंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं एवं युद्धों के नाम। जैसे हमारे इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन यदि हम उनको एक विशेष नाम से जानते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे चौरा चौरी कांड, तो चौरी चौरा कांड हमारा क्या है? एक विशेष घटना है, इसलिए इसको हमने एक नाम दिया है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। 1857 की क्रांति, इसको भी हमने क्या, इस क्रांति को हमने एक नाम दिया, क्या? 1857 की क्रांति, तो ये किस में आएगा? हमारा व्यक्तिवाचक में। खानवा का युद्ध इत्यादि, इस तरीके की जितनी भी घटनाएं या युद्ध वगैरह हुए हैं, यदि हम उन्हें विशेष नाम से जानते हैं तो वो हमारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखते हैं। भू आकृतियों के नाम व्यक्तिवाचक। भू आकृति मतलब जितने भी हमारे झील हो गए या फिर रेगिस्तान हो गया, मरुस्थल हो गए, ये हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। कब? जब हम उन्हें विशेष नाम देते हैं। जैसे लोनार झील, लोनार झील कहते ही एक विशेष झील का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक है। थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, रेगिस्तान तो बहुत है, लेकिन जैसे हमने कहा थार का एक विशेष का बोध हुआ कि थार का रेगिस्तान कहाँ है? भारत में, राजस्थान में, तो एक विशेष का बोध हुआ, इसलिए इसे भी व्यक्तिवाचक बोलेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारा गोभी का मरुस्थल, मरुस्थल तो बहुत है, लेकिन हमने एक विशेष का नाम लिया यहाँ पर, गोभी का मरुस्थल, तो ये हमारा क्या है? विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं आशा करती हूँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, हम दूसरा अपना देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो जाति का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जाति का बोध कराती है, कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये अपने आप में किसी एक जाति या प्रजाति का बोध कराए, वो हमारी क्या कहलाती है? जातिवाचक। आइए उदाहरण से समझते हैं। पंडित जी, यादव जी, या फिर पुस्तक, नदी, शहर, पंखा इत्यादि। तो चलिए इनको पहले समझते हैं। पंडित जी, पंडित जी कहने का मतलब, जैसे हमने बोला पंडित जी, जितने भी पंडित जी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, किसी एक पंडित की हमने बात नहीं की है, तो ये पूरी जाति की हमने बात की है। यादव जी, पूरे यादव लोग इसमें आ जाएंगे। पुस्तक, पुस्तक कहते ही जितनी भी पुस्तकें हैं संसार में, जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब का बोध यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए जातिवाचक है। ये अपनी जाति का बोध करा रहा है, पुस्तक जाति का। नदी, नदी कहने पर जितनी भी संसार में नदियां हैं वो सब आ जाएंगी, क्योंकि नदी क्या है? अपनी जाति का बोध करा रही है। शहर, शहर कहते ही जितने भी शहर हैं सब इसमें आ जाएंगे। पंखा, पंखा भी अलग अलग कंपनियों के होते हैं, लेकिन हमने कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ पंखा बोला, तो पंखा कहते ही ये पंखा जाति का बोध हुआ। तो ये सब हमारे किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा। आइए इस पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानते हैं। जातिवाचक पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे देखिए, पशु पक्षियों का नाम कहने का तब गाय, गाय कहने पे पूरी गाय जाति का बोध हो गया। कुत्ता कहने पे जितने भी कुत्ते हैं सबका बोध हो गया। कोयल,
पूरी कोयल जाति का बोध हो गया, मोर कहने पे पूरी मोर जाति का बोध हो गया। इसलिए ये हमारे किस में आएंगे, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है जहां एक कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो वह संज्ञा जातिवाचक कहलाती है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है कि यदि अगर हम जहाँ एक कहने से उस जैसे जितने भी हैं, मतलब हमने गाय बोला तो पूरे गाय जाति का, कुत्ता कहा तो पूरे कुत्ता जाति का, मोर कहा तो पूरे मोर जाति का, पंडित जी कहा तो पूरे पंडित जाति का, या फिर यादव जी बोला तो पूरे यादव जाति का, सभी का बोध हो जाता है। एक कहने से सबका बोध उसमें आ जाता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, लड़का। लड़का कहने पे जितने लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं वो सब आ जाएंगे, इसलिए क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। वृक्ष, वृक्ष कहने पे सारे जितने भी पेड़ हैं सब इसमें काउंट हो जाएंगे। नदी, नदी कहने पे सब आ जाएंगे, तो इसलिए क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा। आइए देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा होने की कुछ विशेष शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं जो जातिवाचक संज्ञा होने के लिए आवश्यक है, तो आइए देखते हैं। वस्तुओं के नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। जितनी भी वस्तुओं के नाम है उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि उस वस्तु का नाम लेने से उसकी जैसी जितनी वस्तुएं हैं सबका बोध हो जाता है। जैसे किताब, किताब कहने से सारे किताब आ जाते हैं। मोबाइल, मोबाइल कहने पे सभी मोबाइल से इसमें काउंट होंगे। कुर्सी, कपड़ा इत्यादि। प्राकृतिक आपदाओं एवं आकृतियों के नाम, जितनी भी आपकी प्राकृतिक आपदाओं व आकृतियों के नाम, तो सुनामी, भूकंप, तूफान, पहाड़ आदि, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि ये प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी है, भूकंप है या तूफान है, यदि किसी क्षेत्र विशेष में आते हैं और उन्हें कोई नाम दे दिया जाता है, तब वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन यदि हम सिर्फ इनके उससे जानते हैं, जैसे सुनामी, भूकंप, तूफान, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के नाम से जानते हैं, तो ये किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। संबंधों के नाम और पदों के नाम। संबंध मतलब जैसे नाना नानी, मामा, चाचा, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार इत्यादि, ये सब जातिवाचक है, क्योंकि मामा सभी के मामा होते हैं, चाचा, डॉक्टर या डॉक्टर कहने पे जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके बोध हो जाएंगे इसमें। इंजीनियर कहने पे जितने भी इंजीनियर हैं सभी का बोध होगा। दुकानदार कहने पे जितने भी दुकानदार हैं सबका बोध हो जाएगा। इसलिए ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। चलिए अब हम अपना तीसरा प्रकार देखते हैं, जो है क्या, हमारा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी अथवा वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे शब्द जो किसका बोध कराएं, किसी ऐसी वस्तु, प्राणी अथवा का बोध, वस्तु के गुण का या दोष का या स्वभाव आदि का बोध कराएं, तो वो हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। आइए उदाहरण से जानते हैं, जैसे मिठास, बुढ़ापा, लड़ाई, आजादी इत्यादि। अब मिठास क्या है, भाव है। खाने के बाद ही हम किसी चीज की गुण को बता सकते हैं कि ये कैसा है, मीठा है कि तीखा है, तो ये हमारा क्या, भाव है, हमारे अंदर से हमारी आती है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है जिसे फील किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा भाववाचक। लड़ाई, लड़ाई भी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। आजादी, इसे हम क्या करते हैं, इसको हम महसूस करते हैं कि हम आजाद हैं, या देखो वो लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई क्या, ये सब क्या है, भाव है, ठीक है, इसलिए किस में आएंगे, भाववाचक। आइए कुछ इनके इम्पोर्टेंस नोट्स जानते हैं। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय होती हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। मतलब जो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, और ये क्या होती हैं, अगणनीय होती है, मतलब इनकी गणना नहीं की जा सकती है कि एक है कि दो हैं कि चार हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, अगणनीय है, ठीक है। तो
जैसे आप कहते हो एग्जाम्पल एक वाक्य में करते हैं हम कि गरीबी बहुत बड़ा अभिश्राप है। यहाँ पे जो हमारा शब्द आपको आ रहा है गरीबी या अभिश्राप, इसे हम क्या करते हैं, फील मतलब महसूस करते हैं। तो इसलिए हमारा ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब देखेंगे हम क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा जिन्हें मापा या तौला जा सके द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब हम जितनी भी वस्तुओं को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उनका माप निकाल सकते हैं, वो सब हमारी किस में आएंगी, वो संज्ञाएं द्रव्यवाचक में आएंगी। जैसे दूध 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, पानी 1 लीटर, 2 लीटर, गेहूं 1 किलो, 4 किलो, 1 कुंटल, चना 1 किलो, 2 किलो, सोना 1 ग्राम, 2 ग्राम, खाद्य पदार्थ मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सब इसमें आपके आ जाएंगे। तो ऐसी संज्ञाएं हमारी क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। इन सबको हम नाप तौल सकते हैं। ठीक है, चलिए इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग में जातिवाचक होती हैं। सभी द्रव्य पदार्थ तथा रत्न एवं धातुएं, धातुएं क्या है आपके, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संख्याएं हैं, ये अपने जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो प्रयोग के आधार पर ये क्या हो जाएंगी, जातिवाचक। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी अंगूठी सोने का है। जैसे हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें कि अंगूठी मेरी अंगूठी सोने की है, सोने की है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर इसको वाक्य में प्रयोग किया, तुरंत ये जो सोने की है ये क्या है, एक जाति का प्रयोग करा दी कि अंगूठी जाति मतलब अंगूठी, अंगूठी वैसे हाथ में पहनी जाती है और वो कैसी है, सोने की है। और सोने की जितनी भी आपकी रत्न मतलब जितने भी हम ज्वेलरी बनवाते हैं इसको, वो सब हमारी इसमें आ जाएंगी। सोने कहते प्रयोग करते ही वाक्य में। जैसे और भी हम बहुत सारे गहने हैं जो सोने की बनवा सकते हैं। तो सोना कहते ही आपके क्या कर रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है, सोना जाति का। इसलिए वाक्य प्रयोग में क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। और यदि हम शब्द के रूप में इनका प्रयोग करेंगे तो शब्द के रूप में ये क्या होंगी, द्रव्यवाचक होंगी। चलिए अगला देखते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। जब किसी निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्ति या पशु या पक्षी वस्तुएं एकत्र होती हैं समूह तो उसे समूह कहते हैं। और इस समूह का जो नाम दिया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनको भी हम समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए कि जैसे हम काफी संख्या में एक जगह एकत्र हो जाते हैं तो लोग कहते हैं क्यों भीड़ लगे है। तो भीड़ जो शब्द आता है वो क्या करता है, पूरे व्यक्तियों का बोध कराता है। तो वो क्या हमारा हो जाता है, वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे आपको उदाहरण से देखते हैं, मेला, कक्षा, संसद, सभा, गुच्छा, घौद इत्यादि। अब देखिए मेला, मेला कहते ही एक समूह का बोध हो रहा है। मेला में आप कोई एक व्यक्ति नहीं होता, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो एक समूह का बोध हो रहा है। कक्षा, कक्षा में एक बच्चा नहीं होता, एक से अधिक बच्चे होते हैं और पूरा समूह होता है, बच्चों का समूह होता है। तो इसलिए ये भी समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। संसद, संसद में भी कोई एक सांसद तो नहीं होता है, बहुत सारे सांसद होते हैं। तो इसलिए भी क्या, समूह का बोध करा रहा है। ऐसे ही हमारी सभा है, किसी भी प्रकार की सभा अगर सम्मेलन किया जा रहा है तो कोई भी सभा अगर इकट्ठी हुई है तो वो हमारी क्या होगी, समूह का बोध कराएगी। गुच्छा, गुच्छे में 4, 6, 10 हो सकते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो ये हमारा क्या है, समूह का बोध करा रहा है। घौद, घौद जैसे आपके केले का घौद होता है, उसमें आपका एक से अधिक होते हैं और वो समूह का बोध कराते हैं, इसलिए भी क्या है, हमारे समूहवाचक संज्ञा है। इससे भी इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। सभी समूहवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग में या तो जातिवाचक होती हैं या व्यक्तिवाचक होती हैं। देखिए इनके ऊपर भी हम आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स ये बता रहे हैं कि जितनी भी हमारी समूहवाचक संज्ञाएं होंगी, जब हम इनको मतलब प्रयोग करते हैं
जैसे ही अपने प्रयोग में ये क्या हो जाती हैं, या तो जातिवाचक हो जाती हैं या तो व्यक्तिवाचक हो जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज कक्षा 6 का क्लास चल रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये केले का घौंद है, तो कहते ही आपका केले का घौंद कहते ही जातिवाचक हो जाता है, और कक्षा 6 कहते ही व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञाएं अपने आप प्रयोग में क्या होती हैं, या तो जातिवाचक होती हैं या तो व्यक्तिवाचक होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये क्लास समझ में आया होगा, संज्ञा को आपने अच्छे से समझा होगा। यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।